have to start from the advantages of algorithm. You can see over here, as we have studied all about the working of algorithm and all the examples of algorithm. First advantage of algorithm is that it is easy to write. लिखने में आसान होता है because it is written in human language, human understandable language में लिखा जाता है ताकि हर बंदे को आसानी से समझ आ जाए that what you are going to do. Second important advantage is techniques to write an algorithm are easy to understand. वो कहते हैं जो टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं जिनकी बेस पर आपने algorithm लिखना होता है, मतलब पहले स्टार्ट करना होता है, उसके बाद इनपुट्स देनी होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और फिर आपका रिजल्ट आ जाता है. तो ये जो टेक्निक्स होती हैं algorithm को लिखने की, these are quite easy to understand. Third advantage is to solve a large problem. Algorithms are helpful. और वो कहते हैं लार्ज अगर आपके पास प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, वो तो आप क्या करोगे, उसका एल्गोरिदम लिखना आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है एज कम्पेयर टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में आपकी गलतियां हो सकती हैं, उन्हें रेक्टिफाई करना इट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क एज कम्पेयर टू द एल्गोरिदम. Okay, so these were the three advantages of flowchart. Moving towards the disadvantages of advantages of an algorithm. Moving towards the disadvantages of an algorithm, you can see over here. First one is modifying an existing algorithm is not very easy every time. वो कहते हैं हर दफा algorithm को modify करना, change करना, it is not very easy every time. हर दफा आप इतनी आसानी से इसे change नहीं कर सकते. जब आपकी problems बहुत बड़ी आ जाती हैं, जब आपका solution बहुत बड़ा है, कि मैं मैक्सिमम वो 50 से 60 लाइंस पर अगर आपका सोल्यूशन जा रहा है, तो उसमें अगर आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, देन यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप फ्रॉम स्टेप 1 to step 60. So that is why it is not easy to modify an algorithm. A second disadvantage is that showing the flow from one step to the other is not very easy. अच्छा, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाना वो कहते हैं कि आसान नहीं होता. फ्लो चार्ट में तो होता है हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, डिसीजन मेकिंग के सिंबल्स आ गए, इनपुट आउटपुट शो कर दी, तो वो हम बता देते हैं. तो फ्लो चार्ट में अल्गोरिदम में ऐसा नहीं होता, हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिखनी पड़ती है. तो दे आर सेइंग दैट इट इज नॉट इजी टू show the flow from one step to another step. Third disadvantage is usage of go to makes it difficult to identify errors. हमने पढ़ा था ऊपर go to statement के बारे में कि go to statement क्या करती है कि अगर आपने लाइन नंबर, फॉर एग्जांपल आपने 4 लाइंस का एल्गोरिदम लिखा है, आप उसके अंदर से लाइन नंबर 2 और 3 छोड़ना चाहते हो, आप डायरेक्ट लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 4 पर जाना चाहते हो, देन यू विल यूज अ स्टेटमेंट दैट इज नोन एज go to statement. तो वो कहते हैं अगर आप go to statement एल्गोरिदम में लिख दोगे तो आपकी सेंटर की लाइन स्किप हो जाएंगी. जब आपकी लाइन स्किप हो जाएंगी तो आप उसके अंदर पूरे प्रोग्राम को, अगर आपने एरर प्रोन बनाना है, तो आप वो एरर कैसे निकालोगे, उसके आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एरर्स. जब लाइन स्किप होती जाएंगी आपको वर्किंग का अंदाजा ही नहीं हो पाएगा. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिग डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट डाटा. टेस्ट डाटा क्या होता है? आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट. वो कहते हैं कि अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो दूसरा आपका काम क्या है, नेक्स्ट आपका वर्क ये होगा कि आपने चेक करना है कि जो आपका सोल्यूशन, ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है, इसके अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स डाल के देखनी है. फॉर एग्जाम्पल एक टाइम में आप देते हो कि ए की वैल्यू आपने 10 डाल के दे दी, अगली दफा आपने ए की वैल्यू 20 कर दी, 30 कर दी, हर दफा आपने ना वेरी करते जाना है. तो इससे क्या होगा, आपको अपने प्रोग्राम की वैलिडिटी का अंदाजा होगा कि आपका प्रोग्राम कितना वैलिड है. ठीक है, इस दैट इज नोन एज टेस्ट डेटा. ठीक है, अपने सोल्यूशन को आपने चेक करना है कि either the solution is correct or not. And for testing we need test data. For example, if we want to test the algorithm discussed earlier to find the largest among three given numbers n0, n1 and n2, then we need three values. These values can be positive, negative or zero. वो कहते हैं कि अगर आपके पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं, आपने उन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर आपने फाइंड आउट करना है कौन सा है. तो उसके लिए क्या होगा, डिफरेंट वैल्यूज आपको दी जाएंगी. अब वो कहते हैं कहीं पॉजिटिव वैल्यूज दी जा रही हैं, कहीं नेगेटिव दी जा रही हैं और कहीं पर जीरो वैल्यू दी जा रही है. ठीक है, लेट्स सी दैट एग्जांपल n0 को वो कह देते हैं पहली दफा n0 की वैल्यू उसने 5 कर दी, n1 की वैल्यू उसने 15 कर दी, n2 की वैल्यू 3 कर दी. एक पेयर उसने ये बना दिया, दूसरी दफा n0 की वैल्यू फिर चेंज कर दी, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था 27, n1 is -6, n2 is 35. And for the third pair, they have done n0 is equal to 24, n1 is equal to 0, and n2 is equal to 11, etc. So for thinking about testing, we also need to think about test data. अब वो कहते हैं कि आपको टेस्टिंग करने के लिए आपको टेस्ट डेटा को भी देखना पड़ेगा कि जो आप वैल्यूज देना चाह रहे हो, either the values are valid for the program or not. क्या पता आपका प्रोग्राम नेगेटिव नंबर्स को सपोर्ट ही ना करता हो, तो आपका टेस्ट डेटा तो फेल हो गया. ठीक है ना?
अच्छा, अब ये एक्टिविटी आ गई है, फिलहाल मैं इस एक्टिविटी को छोड़ती हूँ, कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलें। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग 1.4.1 Importance of testing. Testing is essential to point out the defects and errors made during finding a solution to some problem. वो कहते हैं टेस्टिंग जो होती है वो आपके एरर्स को और डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए जब आपने सोल्यूशन लिखा होता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ठीक है। टेस्टिंग से आप अपने सॉफ्टवेयर की, अपने प्रोग्राम की वैलिडिटी को चेक करते हो कि वेदर द प्रोग्राम यू हैव रिटन इज करेक्ट और नॉट। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सोल्यूशन। इससे क्या होता है कि आप बेहतर सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाते हो। आप बार बार टेस्टिंग करोगे, आपको अंदाजा हो पाएगा, आप चेक कर पाओगे कि कौन सा मेरा जो स्टेप है वो गलत मैंने लिखा हुआ है, या अगर मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, तो इसके अंदर से क्या बेहतरी आ जाएगी अपने सोल्यूशन की तरफ। If one solves a problem and someone else uses the solution for commercial purposes, then the commercial activities depend upon the correctness of that solution. For example, if we develop a solution for finance management and some bank starts using it, then any error in that solution may result in a financial loss. So testing is important for a solution. वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर हमारा बना हुआ है जो कि आपने किसी फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया है, फॉर एग्जांपल किसी बैंक के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया या कोई सोल्यूशन आपने प्रोवाइड किया है, तो योर सोल्यूशन मस्ट बी एरर फ्री। आपके सोल्यूशन में कहीं से भी कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। तो ये कहाँ से एरर नहीं आएगा? जब तक आप उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे। प्रॉपर टेस्टिंग एक सोल्यूशन की बहुत जरूरी होती है। अगर आपने बगैर टेस्टिंग किए या एक दो दफा आपने टेस्टिंग करी, आपका ठीक आ रहा था सोल्यूशन, आपने वो अपना सॉफ्टवेयर या वो सोल्यूशन आपने किसी फाइनेंस मैनेजमेंट को या किसी बैंक को दे दिया और वहां पर उन्होंने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी, तो बैंक्स में वो कहते हैं कि ये तो फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा अगर कहीं पर भी आपके सिस्टम में या आपके सॉफ्टवेयर में एरर आ गया, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा बैंक वालों के लिए। सो दैट इज वाई टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो दफा टेस्टिंग करने से काम नहीं चलता, मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग करनी पड़ती है, 10 दफा 20 दफा, इतनी दफा आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है अपने सोल्यूशन को देखने के लिए कि किन और डिफरेंट वैल्यूज को चेंज कर करके देखना पड़ता है आपको कि वो रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करता है या नहीं करता। Do you know the Space Shuttle Challenger STS-51L space flight ended in a tragedy on January 28, 1986, only 73 seconds after liftoff? It's an information. Next is a car is delivered to a customer after testing. Upon launching a new car, it is usually tested with a robot driver who hits the car with a wall. It is used to test whether the airbags and other security systems are functioning or not. Moreover, it also allows the car designer to suggest further security measures to reduce the damages. This test can help to make a car safe, so testing helps to improve quality. अब वो कहते हैं कि एक कार जो थी वो कस्टमर को टेस्टिंग के बाद डिलीवर कर दी गई, उस पर टेस्टिंग अप्लाई कर दी कार पे और कस्टमर को दे दी गई। वो कहते हैं कार जब लॉन्च हुई तो उसके बाद जो रोबोट एक बना करना रोबोट ड्राइवर था, उसने क्या किया कि कार को दीवार के साथ हिट कर दिया। तो टेस्ट करने की क्या इसमें वो थी, हिट करने की क्यों जरूरत पेश आई? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि अगर ये हिट होती है तो क्या इसके एयर बैग्स खुलेंगे भी कि नहीं खुलेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए और एयर बैग्स ओपन ही ना हो। ठीक है ना? तो इसलिए एक कार को बनाकर उसे दिया डिलीवर किया गया ताकि वो उस पर हम प्रॉपर टेस्टिंग कर सकें। बेशक फॉर द फर्स्ट टाइम दे गॉट द लॉस ऑफ द कार, हो सकता है उन्हें लॉस हुआ और एयरबैग ना खुले हो। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेस्टिंग एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ योर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। अब टेस्ट डेटा किस तरह के होते हैं, ये इनकी टाइप्स हैं यहाँ पर आगे। क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डेटा इज वन ऑफ द की एक्टिविटीज टू improve क्वालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ईच टाइप ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्स डिफरेंट डेटा। अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि डेटा को भी आपने चेक करना होता है कि आपका डेटा वैलिड भी है उस केस के लिए जिसके लिए आपने ये टेस्ट डेटा चला रहे हो कि नहीं चला रहे। तो उस चीज को देखते हुए आपने डिफरेंट तरीके से अपने डाटा को टेस्ट करना होता है, डिफरेंट वैल्यूज देकर टेस्ट करना होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज देकर टेस्ट करना होता है। अच्छा, अब टाइप्स क्या है टेस्ट डाटा की? पहली टाइप है वैलिड टेस्ट डाटा। It is the test data that complies with the input requirements of the algorithm. If an algorithm is supposed to take a numeric value between 1 and 100 as input, then any value between 1 and 100 is a valid test data. वो कहते हैं कि अगर आपने एक ऐसा algorithm डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर आपने उसे बताया हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक इसमें as an input you can give the values, तो then if you are giving the values from 1 to 100 as a test data,
then it would be a valid test data, क्योंकि आपके एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट ही ये है कि 1 से लेकर 100 तक उसमें आप वैल्यूज दे सकते हो, इनपुट्स दे सकते हो। तो अगर आप 1 से लेकर 100 तक टेस्ट डाटा में इनपुट्स देते हो, वैल्यूज उसे देते हो, तो क्या होगा, इट वुड बी अ वैलिड टेस्ट डाटा। ठीक है। Next is invalid test data. It is the data that does not comply with the input requirements of the algorithm. It is necessary to make sure that the solution correctly works for invalid values, shows the relevant messages notifying the user that the provided input values are improper. अब वो कहते हैं इनवैलिड टेस्ट डेटा में क्या होता है कि जो आपकी इनपुट वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो फुलफिल नहीं होती है। तो आप क्या करते हो, इन वैल्यूज अगर आप दोगे तो फिर क्या होगा कि वो यूजर को फौरन नोटिफाई करेगा कि जो आप इनपुट वैल्यूज देना चाहते हो ये इनवैलिड है। ठीक है ना। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1 से लेकर 100 तक इफ यू आर गिविंग द वैल्यूज एंड योर एल्गोरिथम इज सपोज टू टेक द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 100, then it would be a valid test data. And if you are giving the values that is not supported by your algorithm, then it would be the invalid test data. Next is boundary test data. A solution is tested on extreme values. For example, to calculate interest, we can consider principal amount as 0 or a very huge amount. अब वो कहते हैं हम ना एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट डाटा को चलाने के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स पर। हम एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं। बाउंड्री वैल्यूज का मतलब होता है कि अगर 1 से लेकर 100 तक हम वैल्यूज ले सकते हैं, तो 1 आपकी बाउंड्री वैल्यू होगी और 100 आपकी बाउंड्री वैल्यू होगी। ये दो जो लास्ट वैल्यूज आएंगी, एक फर्स्ट और एक लास्ट, ये आपकी बाउंड्री वैल्यू होती है। ठीक है। तो इसके अंदर वो कहते हैं कि हम डिफरेंट वैल्यूज देकर टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट जो है वो ठीक आता है या नहीं आता। एक्सट्रीम वैल्यूज दे देते हैं हम उसे। नेक्स्ट है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स। It is wise to check how the system reacts on entering data in an inappropriate format. For example, giving an alphabet as input when a numeric value is expected. वो कहते हैं कि डाटा का फॉर्मेट ही अगर हम इम्प्रॉपर रख लें, इम्प्रॉपर इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट में अगर हम अपना डाटा एंटर करें, तो क्या होगा कि आपका वो चलेगा ही नहीं, आपकी टेस्ट डाटा जो है वो वैलिडिटी शो ही नहीं कर पाएगा। अगर if your algorithm is supposed to take the numeric values and if you are giving the alphabetical values, then the format of the data will be wrong. Okay. And the last one is absent data. It is also important to investigate that the solution still works if less number of inputs are given than expected. For example, if a system asks to enter driving license number, then everyone cannot provide this information. It is important to see how the system reacts in such solutions. वो कहते हैं कि अगर इस तरह आपने कर दिया कि if you have given the less number of inputs than the given expected, जितनी expected थी, for example CNIC नंबर के लिए 13 डिजिट जरूरी होते हैं, एंड इफ यू हैव गिवन ओनली 10 डिजिट्स, तो फिर क्या होगा कि आपका जो सिस्टम होगा ना, वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फुलफिल ही नहीं कर पाएगा, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा इस तरह की सिचुएशंस में कि आपने आगे टास्क क्या परफॉर्म करना है। वो आप वही पॉइंट आउट करता रहेगा कि आपकी जो वैल्यूज हैं, दीज डिजिट्स मस्ट बी 13 करेक्टेड, 13 डिजिट्स, और इफ यू आर यूजिंग अल्फाबेट whatsoever you are choosing, so जो उसका क्राइटेरिया होता है कि जो जिस तरह जिस वैल्यूज को सेट किया जाता है एल्गोरिदम में, that is important and it needs to be fulfilled for the correct validity of test data. Okay. Next topic, it is one of the most important topic of this chapter, verification and validation. ये बहुत important topic है and you will also study this topic in your later classes. Okay. First is verification. Verification means to test if the solution is actually solving the same problem for which it was designed. वो कहते हैं verification का मतलब क्या होता है? Verification means that आपने जो सोल्यूशन लिखा है अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए, जो आपने सोल्यूशन डिजाइन किया, आपने ये वेरीफाई करना है कि जो मैंने सोल्यूशन डिजाइन किया है अपनी प्रॉब्लम के लिए, क्या वही सोल्यूशन या वही टेस्ट डेटा आपके सोल्यूशन पर वैलिड है या नहीं है। एग्जाम्पल देखें। For example, if you are asked to give a solution for calculating compound interest, then verification means to know that it is giving results for compound interest, not for the plain interest. वो कहते हैं आपने एक solution लिखा, उसके अंदर जो आपका डाटा आना था, जो चीज आप कैलकुलेट करना चाहते थे, वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते थे। ठीक है ना। वो अब आपने क्या करना है, अपने उस सोल्यूशन को वेरीफाई किस तरह करोगे, आप देखोगे कि डिफरेंट उसे वैल्यूज देकर आप ये चेक करोगे क्या वाकई ये कंपाउंड इंटरेस्ट को एवेल्युएट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चाहिए मगर वो प्लेन इंटरेस्ट आपको शो कर रहा है। ये इंटरेस्ट की टाइप्स होती हैं दो, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्लेन इंटरेस्ट, मैथ्स में आपने शायद पढ़ा हो।
ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम वेरिफिकेशन कहते हैं कि वेरीफाई कर लें कि जो क्रेडेंशियल्स आपने दिए हैं क्या वही क्रेडेंशियल्स आपके मीट करते हैं क्राइटेरिया को या नहीं कर रहे. दिस इज नोन एज वेरिफिकेशन. ओके, next is validation. Validation means to test whether the solution is correct or not. अब वो कहते हैं validation में आप चेक करते हो कि जो solution आपने बनाया है whether the solution is correct, क्या वो solution ठीक है या नहीं ठीक है. For example, if you are asked to give a solution for calculating compound interest, then validation means to know whether it is finding correct compound interest or not. If a solution is verified, then it is validated with the help of test data as discussed in previous section. वो कहते हैं यहाँ पर भी वही कंपाउंड इंटरेस्ट की और प्लेन इंटरेस्ट की उसने बात करी है, एग्जांपल दी है. वो कहते हैं कि आपने चेक करना है कि आपने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अपना कोई सोल्यूशन लिखा है तो आपने उस पर डिफरेंट वैल्यूज असाइन करके डिफरेंट वैल्यूज देकर आपने चेक करना है कि क्या ये वाकई कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर भी रहा है या नहीं कर रहा. और जब आपने देख लिया कि हाँ जी ये फाइंड कर रहा है तो फिर क्या करोगे, आप अपने सोल्यूशन को वेरीफाई करोगे, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा. वेरीफाई हम कैसे करेंगे, डिफरेंट टेस्ट डेटा उसे देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में फर्क है. एग्जाम्पल नंबर 1. Let's assume that you go to the pizza shop and ordered a chicken pizza. You state your requirement that it should be less spicy. You also expect that it would taste good. When the pizza arrives, you can observe that it is a chicken pizza. This is called verification. वो कहते हैं कि आप किसी पिज्जा शॉप पर गए हो एंड आपने ऑर्डर किया है कि एक चिकन पिज्जा आपको चाहिए. तो वो कहते हैं आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स बता दी कि उसमें ना स्पाइसी नहीं होना चाहिए, स्पाइस लेवल उसका कम होना चाहिए, और ये भी आपने एक्सपेक्ट किया कि टेस्ट उसका अच्छा होगा. तो वो कहते हैं जब पिज्जा आया आपने देखा कि वो चिकन पिज्जा है, तो फिर क्या हुआ, इट मीन्स दैट आपने वेरीफाई कर लिया कि जो चीज आपने ऑर्डर की थी वही चीज आई है. आपने देख लिया कि आपने चिकन पिज्जा ऑर्डर किया था, क्या चिकन पिज्जा ही आया कि नहीं आया. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेरिफिकेशन. ठीक है, हाँ, आपने वेरीफाई कर लिया कि जो ऑर्डर आपने किया था क्या वही ऑर्डर आया है कि नहीं आया. Now when you eat the pizza, you can check whether it is less spicy or not, it tastes good or not. This is called validation. अब वो कहते हैं कि जब आप पिज्जा खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जो पिज्जा है वो स्पाइस लेवल उसका कम है जैसा कि आपने ऑर्डर में कहा था, उसका टेस्ट ठीक है या नहीं ठीक है. तो ये चीजें जो आती हैं, ये दो जो क्राइटेरिया आपने सेट किए थे वो किस में आएंगे, आपके वैलिडेशन में आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज योर एग्जांपल नंबर 2. Next is your example number 2. Let's assume that you are asked to write an algorithm that takes as input a list of numbers. अब एक नंबर्स की एक लिस्ट लेनी है उसने एज एन इनपुट, ऐसा आपने एक एल्गोरिदम लिखना है. ठीक है, द एल्गोरिदम शुड डिस्प्ले द लिस्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 के सीक्वेंस में आनी चाहिए. आफ्टर राइटिंग द एल्गोरिदम यू सबमिट इट टू योर टीचर. Your teacher provides a list of numbers to the algorithm. If your algorithm displays a list of numbers, then it is verified. वो कहते हैं आपने एल्गोरिदम लिखकर अपने टीचर को शो कर दिया. अब टीचर उसमें डिफरेंट नंबर्स एंटर करके चेक करेंगे कि क्या जो उन्होंने आपको टास्क दिया था क्या वो फुलफिल हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर स्क्रीन पर प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे. तो फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, it is known as verification. ठीक है, हम then it is verified. Instead of if your algorithm displays an answer in yes or no or displays something else, that is not verified. वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता है कि आपका algorithm जो है वो सही से रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब सही रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा, नंबर्स को सही से असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा, आपका एल्गोरिदम जो है वो वेरीफाई नहीं होगा आपके रिक्वायर्ड जो आपको क्राइटेरिया दिया गया था. इफ योर एल्गोरिदम इज वेरीफाइड, योर टीचर मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वैलिडेशन. अगर आपका एल्गोरिदम वेरीफाई हो गया, ठीक, वो प्रिंटिंग हो रही है, नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, फिर आपकी टीचर जो होंगी वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगी जो कि वैलिडेशन का होगा. He checks whether the list of numbers displayed are actually in ascending order or not. If the list is in ascending order and no element is missing, then your solution is called also validated. वो कहते हैं अगर तो नंबर्स आपके प्रिंट हो गए थे स्क्रीन पे, तो अब जो आपने ये चेक करना है जो क्राइटेरिया आपने सेट किया था कि असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे थे कि नहीं हो रहे हैं नंबर, तो दैट इज नोन एज वैलिडेशन. ओके, समझ आइए फर्क वैलिडेशन में और वेरिफिकेशन में. वेरिफिकेशन में आपने सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि अगर आपको टास्क दिया है कि नंबर्स आपके प्रिंट होने चाहिए, तो वेरिफिकेशन में बेसिकली बस देखना है कि नंबर प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे.
अब आगे उस पर क्या शर्त लगाई हुई है उसने कि जी असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, ऑल दीज एक्टिविटीज, ये सारी अगर आपकी सेटिस्फाई होंगी तो इट इज नोन एज दैट आपका जो सोल्यूशन है वो वैलिड है। ठीक है, फिर इसको हम वैलिडेशन कहते हैं। ओके, I think it's all right till this page. From in our next class, we will start from our next topic, that is identification and correction of errors.